हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अरे कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू, गुड इवनिंग भाई। बाल को दिवाली की साफ सफाई कर ली तुमने? भाई तुम लोगों ने कुछ झाड़ू मारी कहीं ना है भाई? दिवाली जैसी नजदीक आ रही है वैसे ही पढ़ाने का मन नहीं करता है भाई। साफ सफाई कर लिया आप लोगों ने? बम पटाखे का स्टॉक जमा कर लिया है बच्चों? कल आपकी क्लास लेने वाले थे, वैसे एसएससी का कैलेंडर आ गया। एसएससी ने कल बहुत भयानक न्यूज़ दी, देखिए आपने? कल एसएससी का कैलेंडर आ गया 2024 का। आपके सीजन का पेपर ठीक 1 साल बाद होगा यहाँ से, ठीक है ना? सीपीओ का सीट सबकी डेट आ चुकी है। अच्छा प्रिंस, ओके चलिए, देखिए सवाल नंबर 1 सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों। तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं आपको, प्रॉफिट लॉस की जो है मैं आपको प्रॉफिट लॉस के आखिरी टाइप पढ़ाऊंगा, डेविएशन वाले सवाल, ठीक है ना? चलिएगा, पहली शीट में ध्यान से सुनिएगा, पहली शीट पढ़िए, बाकी दोनों छोटी छोटी हैं। चलो बच्चों, अब इसी बैच से काम हो जाएगा अनमोल। चलिए सवाल नंबर 102, एक क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचने से दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 50 रुपए कम में खरीदी होती और उसे उक्त मूल्य पर ही बेचता, उसी प्राइस में बेचता, तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है? वस्तु का मेरे दोस्तों यहाँ से सीपी क्या है? बहुत अच्छा सवाल बताओ। ये है मेरे दोस्तों सीपी और ये है एसपी। एक वस्तु को बेचने से दुकानदार को 20% का लाभ होता है। जैसे समझो कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 के सामान को बेचा, आपको 20% का लाभ होता है। सेल प्राइस कितना है? 120। 100 का सामान 120 में बिका, पहली लाइन। बोला यदि उसने सामान 50 रुपए कम में खरीदा होता, जितने रुपए सामान खरीदा है उससे 50 रुपए कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड एट सेम प्राइस, सेम प्राइस पर बेचता, यानी कि पहले सामान 120 में बेचा था, अभी अगर सामान को 120 में बेचता, अभी अगर सामान को 120 में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। एक बार बताओ, अगर 25% का लाभ हो रहा है और सामान को 120 में बेचा है, सेम प्राइस पे बेचा है मेरे प्यारे भाई, तो सीपी कितना होगा? क्रिया मूल्य क्या होगा? जवाब सीपी कितना होगा? जवाब दीजिए, सोचो। एक आदमी सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 100 का सामान 120 में बेचा, अगर वो 50 रुपए कम में खरीदा होता और सेम दाम पर बेचता, जितने में 120 में पहले बेचा था, अभी अगर 120 में बेचता, तो 25% का लाभ होता। अगर 120 बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, तो सेल प्राइस क्या है? 120 बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, 25% कितना होता है? 1/4। ये 5 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 96। आप बोलोगे हाँ जी सर 96, कोई परेशानी इसमें नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपसे पूछा क्रिया मूल्य, यानी कि पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, अब कॉस्ट प्राइस 96 हो गया, सीपी 100 से 96 हो गया, कितना कम होगा? सीपी 4। सीपी अगर पहले 100 था, 100 से 96 हो गया, 4 कम हो गया। 4 की वैल्यू 50 रुपए, कितने गुना? 12.5 गुना। 4 की वैल्यू 50 रुपए, कितने गुना? 12.5 गुना। वस्तु का क्रिया मूल्य है 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू 12.5 गुना होगी, 100 का 12.5 गुना यानी कि 1250 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य आ गया, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, 11 रुपए नहीं 3। आंसर डी ऑप्शन है। 4 की वैल्यू 50 रुपए, तो 1 की वैल्यू 50 रुपए, 4 सवाल 12 सवाल था। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद जो आपको अगला और आखिरी कांसेप्ट समझाऊंगा, सवाल नंबर 102 तक हमने मार दिया, इसी के साथ ये बताइएगा। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार पेपर में सवाल आता है, तो ये क्वेश्चन आया होगा कई बार, लेकिन डाटा बदल जाता है, लैंग्वेज एकदम सेम होती है। रिसेंट आया आईसीआर के पेपर में, कई बच्चों देखो बहुत मजा आएगा, रेशियो से पूरा सवाल आके दिखाएंगे। ए कैलकुलेट्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, व्हेयरएज बी कैलकुलेट्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए ध्यान सुनिएगा, दो बंदे हैं ए और बी, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, दो बंदे हैं ए और बी। ए अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालता है, ए अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर। ए नाम एक बंदा है, वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज बिक्री मूल्य को बेस मान के निकालता है, जबकि बी जो है वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य को बेस मान के। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट 588 रुपए, यदि उनको होने वाले प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए, दोनों को प्रॉफिट का डिफरेंस है 588 रुपए, द सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, दोनों के लिए सेलिंग प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम सेम, दोनों का विक्री मूल्य सेम है, एंड बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट, दोनों को 28% का लाभ होता है। पहला आदमी को 28%, दूसरे को 28%। तो आपसे पूछा है ईच आर्टिकल का, प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्री मूल्य क्या है, आपसे पूछा गया। सवाल पढ़ो ढंग से बेटा, तभी समझ सकते हो जब आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता हो। ध्यान सुनिएगा, देखो बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे कॉस्ट प्राइस, स्टूडेंट मैं यहां लिख रहा हूं नीचे कॉस्ट प्राइस, और यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं सेलिंग प्राइस। अच्छा 28% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 28% कितना होता है? 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/25। ए अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, ए अपना प्रॉफिट निकालता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, बी अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई हमें बोथ ऑफ देम गेट 20%, दोनों को ही 28% का लाभ हुआ, ए को भी 28% का लाभ हुआ 7/25, बी को भी 28% का लाभ हुआ 7/25। लेकिन ए ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस को बेस मान के 28, तो सेलिंग प्राइस को बेस मान के मतलब क्या है इस बात का? 28% प्रॉफिट मतलब 7/25, यानी कि 25 सेलिंग प्राइस है, तो सामान पे होने वाला जो प्रॉफिट है वो 7 है। ए ने जो अपना प्रॉफिट है वो विक्री मूल्य को बेस मान के निकाला है, यानी कि अगर ए अपना सामान 25 में बेचता है ए, तो उसको 7 का प्रॉफिट होता है, 25 में बेचने पर 7 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा? 25 में 7 माइनस करेंगे 18, तो आर्टिकल ए के सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। बी निकालता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25 है, तो उसमें 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। 25 यूनिट के सामान पर 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में मेरे दोस्तों? 25 में 7 ऐड कर देंगे 32। 25 के सामान पे अगर 7 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में? 32 में। तो दोनों दावा तो ये कर रहे हैं कि 28% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दोनों का बेस अलग होने की वजह से सीपी और एसपी का रेशियो अलग हुआ। ए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, यानी कि बेस 25 सेलिंग प्राइस है, सीपी को बेस मान के निकालता है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर इंपॉर्टेंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल सेम, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। भाई इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 25, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 32, गलत बात है। इसका 25 इसका 32 है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब 25 और 32 का एलसीएम क्या होता है? 25 गुणा 32, दोनों को सेम बनाने के लिए किसे गुणा कर देते हैं? 25 से। इस पूरे रेशियो में ऊपर नीचे 32 से गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ ऊपर नीचे किसे गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों? 25 से, 25 से गुणा कर देते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। अगर गौर से देखोगे तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका सेलिंग प्राइस 25 गुणा 32, इसका सेलिंग प्राइस 32 गुणा 32, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। बोला दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 528 रुपए। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट का डिफरेंस 528 रुपए। आर्टिकल ए पे कितना प्रॉफिट है? ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस घटाओ, जब घटाओगे तो 32 कॉमन आ जाएगा, 32 यहाँ पे 32 यहाँ पे 32 कॉमन आ जाएगा, और 25 में से 28 घटाओगे 7 ही 7 हो जाएगा। ए का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, ए का प्रॉफिट है, बोलोगे यस और नो? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, बी का प्रॉफिट कितना है? बी का प्रॉफिट भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो 25 तो कॉमन ही आ जाएगा, 25 तो कॉमन ही आ जाएगा, बचा के 32, 32 में से 25 घटाएंगे 7, 7 गुणा 25, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। ए का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है, इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? दोनों के प्रॉफिट का अंतर दिया है ना आपको, ए के प्रॉफिट, बी के प्रॉफिट का अंतर। अब देखो 7 यहाँ पे 7 यहाँ 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 32 माइनस 25 7, ब्रैकेट में 7 बचेगा, तो 7 कितना हो गया 49, तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया 49। सवाल 49 की वैल्यू कितनी दी है? 588 रुपए दी है। आप मुझे बताओ कितने गुना है? 49 से 50 बचाना, 49 में 98 12 गुना, आप बोलोगे सर एक की वैल्यू 12 रुपए है। आपसे पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए तो 12 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों। 25 गुना 12 300 होता है, 300 की 32 गुना करेंगे 96 रुपए, तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 9600 रुपए है, और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 96 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सारा सवाल आपने रेशियो से निपटा दिया मेरे दोस्तों। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है, हर बच्चे के लिए सवाल नहीं है, सवाल मुश्किल है, हर बच्चे को खोपड़ी में घुसने वाला है नहीं, बहुत मेहनत, बहुत फोकस, बहुत डेडिकेशन, लगन की जरूरत है। पीछे के 100 सवाल आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एक दो साल में एक सवाल आ जाता है, ठीक है ना? बड़ा सवाल है, सवाल में कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना? यही है सबसे शॉर्टेस्ट, कई सारी चीजें सवाल में। पहले दो आदमी है, दोनों के अलग अलग सीपी एसपी का रेशियो निकालो, फिर दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर करो, फिर दोनों का प्रॉफिट निकालो, फिर प्रॉफिट का डिफरेंस निकालो, क्योंकि आपको दिया क्या है? दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस, तो आपको हर चीज निकालनी पड़ेगी। लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करो। 103 नंबर सवाल बनाएंगे, इसका क्या आंसर है? सवाल को पढ़िए मेरे दोस्तों, 103। अब यहाँ से मैं आपको जितने सवाल कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन है डेविएशन मेथड पे। मैंने आपको परसेंटेज में स्पेशल कंसेप्ट बताया है डेविएशन, तो मैंने बोला कि जिंदगी में कितने बूढ़े हो जाओ डेविएशन पीछे नहीं छोड़ेगा। जिस बच्चे ने पढ़ा परसेंटेज से दोबारा से एक बार जाके पढ़ लो, इससे आपके सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। इस्तेमाल कहां होता है ये कंसेप्ट? जहां बीच में प्लस का साइन हो। मैं परसेंटेज के चैप्टर को 25 क्लास पढ़ाता हूं, सवाल ये क्या आता है? कुछ बच्चे कहते हैं एक सवाल की क्लास को करनी है पढ़ना, तो मैं उनको समझाता हूं बेटे मैं एक सवाल सही करने के लिए नहीं पढ़ा आपको परसेंटेज इतना लंबा, मैं हमेशा चीज कहता हूं मैं पूरे अरिथमेटिक का बेस तैयार कर रहा हूं। बेस घर की दीवारें तो बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, दीवार बनने से कहीं ज्यादा समय उसकी जो है नीचे नींव खुदाई में लगता है, वही मैं करता हूं डेविएशन। सक्सेसिव डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
एक आदमी 561 वस्तु 32 रुपए में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% के लॉस पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, बचे हुए भाग को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, ताकि कुल सौदे में, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, कुल सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। देखो ये जो लाइन आपको दी है इसकी कोई जरूरत नहीं है सवाल में, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दोस्तों यहां लिख रहा हूं वस्तुएं, यहां लिख रहा हूं वस्तुएं। एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है, कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% के लॉस पर बेचता है। क्या जा रहा है? बटे 11 की मान लीजिए कुल वस्तु 11 है। हमने मान लिया कि आदमी ने कुल 11 वस्तु खरीदी और 11 का 5/11 कितना होता है? 5। 11 का 5/11 कितना होता है? 5 होता है। एक आदमी ने कुल 11 वस्तु खरीदी और कुल 11 में से 5 वस्तुओं को बेचा है 27% के लॉस पे। लॉस नेगेटिव होता है, प्रॉफिट पॉजिटिव। 5 वस्तुओं को 27% के लॉस पर बेचा। अब कितनी वस्तु बची? 11 में से 5 बिक्री बची 6 वस्तुएं। 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए? 6 वस्तुओं को, जिससे कि पूरे सौदे में 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए? बची वस्तुओं को, जिससे कि पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि। उसका ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 0% का प्रॉफिट आपको मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आप 0% का ना प्रॉफिट चाहते ना ही कुछ लॉस चाहते, तो 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए? तो आप मुझे बात बताओ। यहां 5 वस्तुओं पे 27% का लॉस हुआ। यहां कितना हुआ मुझे? यहां 5 वस्तुओं पे 27% का लॉस हुआ। अगर यहां 5 वस्तुओं का 27% प्रॉफिट हो जाए मेरे दोस्तों, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देखो मैंने मान लिया एक वस्तु 1 रुपए की, तो 5 वस्तुओं का 27% लॉस हुआ। कितना होता है? 5 से 27% होता है 1.35। अगर 1.35 का लॉस है, 1.35 का प्रॉफिट करवा देते हैं। कितने रुपए के समान? 6 रुपए के समान पर 6 और परसेंटेज में कितना? 100%। लेकिन आपको परसेंटेज में ही निकालना है, तो परसेंटेज में रहने दो। चलो भैया 5 रुपए का 27% लॉस हो गया, तो यहां 5 रुपए का 27% प्रॉफिट करवा दीजिए। ना ओवरऑल ट्रांजैक्शन ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन कितने रुपए के समान पर? 6 रुपए के समान पर तो बटे 6 करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 3 9 27 3 दूनी आएगा 45/2 और 45/2 होता है 22%। तो बचे हुए सामान को 22% के लाभ पर आपको बेचना चाहिए। इसी ऑप्शन आंसर है। ये वेटेड एवरेज वाला तरीका है। कौन सा तरीका? वेटेड एवरेज वाला। जी ठीक है, समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और सवाल ऐसा ही। एक आदमी 45,300 रुपए में 1596 वस्तु खरीदता है। चलो देखते हैं कितने वाला कर पाते हैं। सवालों को करने के लिए डेविएशन मेथड पढ़ के आओ, ठीक है ना? 90% वाला इन सवालों को कर नहीं पाते पेपर में 90% और ना ही टीचर अपने बैच में पढ़ाते हैं। टीचर अच्छी तरीके से जानते वाले के मंदबुद्धि कर ही पाएंगे, पढ़ा के फायदा क्या है? बट मंदबुद्धि की वजह से मेहनती वालों को नुकसान नहीं करना चाहता। एक आदमी 45,300 रुपए में 1596 वस्तु खरीदता है। 608 वस्तुओं को 25% के लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% के लॉस पर बेचता है। बचे हुए भाग को या बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए, ताकि कुल सौदे में कोई लाभ या हानि ना हो? आंसर परसेंटेज में बताना है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी ने 1596 वस्तु खरीदी, 608 वस्तुओं को बेचा उसने 25% के लाभ पर, लाभ मतलब पॉजिटिव। एक आदमी ने 1596 वस्तु खरीदी, 608 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा। 456 वस्तुओं को बेचा है 20% के लॉस पर। 20% के लॉस पर कितनी वस्तु बची है? जवाब दो। कितनी वस्तु बची? तो आप कहोगे सर 1596 में से टोटल 1596 खरीदी थी ना, 608 456 कितना हो गया? 1000 और 56 1064। ये माइनस कर देंगे तो 532 वस्तु बची। यही पूछ रहा है कि 532 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए? 532 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन-देन में, सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर कोई भी लाभ या हानि ना हो, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन 0% के साथ हो, ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। कहने का मतलब है कि आपने दुकान में बहुत सारी वस्तु, बहुत सारी प्रॉफिट लाके रख ली। 1596 608 प्रॉफिट पे 25% लाभ हुआ, 456 वस्तुओं पे 20% लॉस हुआ, 532 वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस पर बेचना चाहिए जिससे कि ओवरऑल 0% का ट्रांजैक्शन रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भाई आपको ऐसे सवालों में तो 20 को 20 वैल्यू का रेशियो लेते हैं ना, एक्स वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका रेशियो लेने किससे जा रहा है? 8 से 8 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है 152, 4 से जा रहा है 114 और 4 से 4 एकम 4 4 3 12 तो किससे चला गया मेरे दोस्तों? 19 से चला गया। सारे नंबर 19 से कटने वाले हैं। 19 8 152, 19 कट गया 19 8 152, 19 6 114 और 19 7 133। तो बेस वैल्यू का क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। ओवरऑल ट्रांजैक्शन आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ना कोई लॉस। ओवरऑल ट्रांजैक्शन 0% आना चाहिए, 0%। लेकिन डाटा आसान है तो यहां पर क्या मैं इस्तेमाल करूंगा? वेटेड एवरेज। मैंने वेटेड एवरेज पढ़ा हुआ है। भैया 8 रुपए का 25% प्रॉफिट हुआ तो 8 8 का 25% कितना होता है? 200 200% या फिर 2 रुपए। 8 रुपए का 25% होता है 2 रुपए, 2 रुपए 200% का प्रॉफिट हुआ। 6 रुपए का 20% लॉस हुआ, यानी कि -120। 6 रुपए का 20% लॉस हुआ। ओवरऑल ट्रांजैक्शन होना चाहिए 0। अब 200 और -120 तो 80 हो गया ना। 200 -120 तो 80 हो गया। यहां कितना होना चाहिए? 80% -80 होना चाहिए तो 0 आएगा। 120 -120 -80 -200 +200 0 हो गया। 0% प्रॉफिट। 80% लॉस कितने रुपए के समान पर? 7 तो बटे 7। और रिमेनिंग वस्तुओं को कितने परसेंट लॉस पर बेचना चाहिए? 80/7 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 11 या 3 बटे 7 7 11.4% एप्रोक्स। ये ऑप्शन है। एप्रोक्स 11.4% के जो है आपको लॉस पर बेचना पड़ेगा रिमेनिंग वस्तुओं को। जो भी आपको निकालना होता है वही बेसिस से आपको कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे सही, तो बड़ा आसान तरीका है भाई। आसान तरीका है कि नहीं? डेविएशन मेथड बेस्ट मेथड है मेरे दोस्तों। फटाफट आंसर निकल के आता है। ये करिए मेरे दोस्त, बताओ करो क्या आंसर है? 105 नंबर सवाल का क्या बताइएगा? अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप आ गया। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और बाकी केलों को 10% के लाभ पर बेचा। उसका कुल प्रॉफिट यहां समझ में आया टोटल। उसका कुल प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ याद करें। एक आदमी बहुत सारे केले खरीद के लाया, खरीद के लाया केले, फ्रूट्स खरीद के लाया केले। 1/5 केले सड़ गए, उन्हें फेंक दिया। अब उसके पास के केलों में से, यानी कि बचे केलों में से, उसके पास के केलों में से, यानी कि रिमेनिंग शब्द आ गया। अब बचे हुए केलों में से 2/5 केले को 15% के लाभ पर बेचा, बाकी केलों को 10% के लाभ पर बेचा। ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो भाई ये बताओ कि केलों की संख्या को किस रेशियो में करा गया? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जब भी देखो, जब भी रिमेनिंग शब्द आए, रिमेनिंग मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन आदमी को बड़ा परेशान करती है, आदमी कैलकुलेशन बढ़ाती है ना। लेकिन यहां शब्द आ रहा है रिमेनिंग शब्द आ रहा है। जब भी रिमेनिंग शब्द आए तो फ्रैक्शन का आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको लेना फ्रैक्शन का मल्टीपल। फ्रैक्शन का मल्टीपल टोटल केलों को मान लो इनका मल्टीपल यहां 5 है, फिर रिमेनिंग का 5 करना है, 5 करना है, फिर बचे केलों का 5 करना है। तो 5 गुना 5, 5 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर 25। लेकिन मैं टोटल केलों की संख्या मैंने मान ली 25। मैंने मान लिया कि माना एक आदमी के पास टोटल 25 केले हैं, तो 25 का कुछ केले खरीदे व्यापारी ने, 25 का 1/5 कितना होता है? 25 का 1/5 होता है जी 5। 25 का 1/5 कितना होता है? 5। 5 केले सड़ गए, उन्हें फेंक दिया। एक बार बताओ, कोई सामान सड़ जाए, फेंक दिया जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 100% लॉस। उस सामान पे 100% का लॉस हो गया मेरे दोस्तों। जब भी मेरे प्यारे भाई कोई सामान सड़ जाता है, खराब हो जाता है, फेंक दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि 100% का लॉस हो गया। आप मार्केट से केला खरीद के लाया, एक केला है 7 रुपए का, सपोज आपके दोस्त ने वो केला आपसे छीन के खा लिया। आप केला खरीद के लाए 7 रुपए का, आपका दोस्त आपसे केला छीन के खा गया, तो 7 रुपए का नुकसान हो गया। 7 रुपए पे कितने का नुकसान हो गया? 7 रुपए का परसेंटेज में कितना हुआ? 100%। 7 से 7 100% का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लॉस। तो जब भी कोई सामान सड़ जाता है उसको फेंकना पड़ता है, इसका मतलब उस सामान पे 100% का लॉस हुआ है। तो भाई यहां पे रिमेनिंग शब्द आ रहा है, मुझे 5 भाग करना है, फिर रिमेनिंग का 5 करना है, तो 5 गुणा 5 दोनों से कटने में 5 गुणा 5 मैंने मान लिया 25। एक आदमी ने टोटल 25 केले खरीदे। अब 25 का 1/5 कितना होता है? 5। 5 केले सड़े, उनको फेंक दिया, 100% का लॉस हुआ। अब 25 में से 5 केले फेंक दिए तो बचे कितने? 20 केले बचे उसके पास 20 केले बचे। 20 का 2/5, 20 का 2/5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 20 का 2/5 होता है 8। 20 का 2/5 कितना होता है? 8 केले। 8 केले बेचे हैं 15% के लाभ पर। 8 केलों को 15% के लाभ पर बेचा है 8 केलों को। कितने लाभ पर? 15% के लाभ पर। अब बचे केले कितने हैं बताओ? बचे केलों को 10% के लाभ पर बेचा। 25 में से 5 और 8 13 केले बिक गए, बचे हैं 12 केले। 12 केले बचे हैं। टोटल 25 आना चाहिए जोड़ के। 5 8 13 12 25 केले हो गए टोटल। मैंने टोटल को 25 माना था। इन बचे हुए 12 केलों को बेचा गया है 10% के लाभ पर। कितने लाभ पर? 10% के प्रॉफिट पर। आपसे पूछा गया बताओ पूरे लेन-देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का, कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ? तो जो भी हमारी बेस वैल्यू होती है उसका रेशियो लेते हैं। हमने क्या केलों की संख्या का अनुपात निकाल लिया। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता, उनमें से 1/5 केले सड़ गए। जितने केले खरीदे थे ना उनमें से 1/5 सड़ गए राजा जी। ठीक है जी। प्री के पेपर का पूछा सवाल है, हां जी उत्तर करके बताओ। ओवरऑल डाटा बहुत आसान है। मैंने आपको सिखाया कि अगर डाटा बहुत आसान है तो हम वेटेड एवरेज से कर लेते, परसेंटेज को पढ़ाया। अब बताओ कितने रुपए का? या 5 रुपए का 100% लॉस हुआ 500%, 5 रुपए का 100% लॉस हुआ 500%।
लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए रहा हूं। या 8 रुपए का 15% प्रॉफिट, 8 रुपए का 15% 120, या 12 रुपए का 10% प्रॉफिट, 12 120, 120। आप बोलोगे आंसर टोटल कितना हुआ? -500 120 प्लस 120 240, -500 प्लस 240 आ गया -260%, यानी कि -260% का आपको लॉस हुआ है मेरे दोस्तों। कितने रुपए के सामान पर? 5 8 13 12 25 के सामान पर बटे 25, 260 को 25 से भाग देंगे तो 10 से ज्यादा जाएगा, 10.4%, यानी कि पूरे लेनदेन में ओवर ट्रांजैक्शन आपको माइनस आया तो लॉस है 10.4% का लॉस हुआ है। और बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन है। ऐसे सवाल आएंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। डाटा बहुत आसान है, तो वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, डाटा मुश्किल है तो हम डेविएशन करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, आगे चलेंगे। एक और सवाल की तरफ दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 105 था, अपन लेंगे सवाल नंबर यहाँ पे 106 बनाओ। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब देंगे, बनाओ करो जी। बनाए नीचे समझा दिया बेटा मैंने। कोई सामान फेंक दिया जाता है, सड़ जाता है तो सामान के 100% लॉस होता है। सब सवाल लेटेस्ट क्वेश्चन बताओ, लेटेस्ट सवाल। रेशमा अपने 2/3 सामान को 26% लाभ पर बेचती है, शेष माल का 20% 40% लाभ पर बेचती है और शेष माल को 25% के लॉस पर बेचती है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान मानते हुए, सभी वस्तुओं का सीपी एक समान मानते हुए पूरे लेनदेन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन का कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? रेशमा अपना 2/3 माल यानी कि 2/3। रेशमा अपने सामान का 2/3 भाग बेचती है 26% के लाभ पर। रिमेनिंग देखो, फिर से रिमेनिंग शब्द आ गया। रिमेनिंग सामान का 20% कितना होता है? 1/5। रिमेनिंग सामान का 20% 40% लाभ पर और बाकी सामान 25% के लॉस पर बेचती है। सभी वस्तुओं का सीपी से मानते ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि उसने सामान को किस रेशियो में ब्रेक किया है। देखिए जिस रेशियो में उसने ब्रेक किया होगा, सीपी को प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी को तो मुझे सीपी की एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सीपी का रेशियो चाहिए। अब जैसे एक आदमी ने बहुत सारी वस्तु खरीदी, वस्तु सभी वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, तो जो वस्तुओं की संख्या का रेशियो होगा वही सीपी का रेशियो होगा। एग्जांपल के लिए समझो, आप मार्केट में चीनी खरीदने गए, चीनी का प्राइस है 40 रुपए पर केजी, 1 किलो चीनी 40 रुपए की है। आपने 7 किलो चीनी खरीदी, आपके भाई ने 5 किलो चीनी खरीदी, तो आपको 7 किलो चीनी कितने की मिलेगी? 1 किलो चीनी 40 रुपए की, 7 किलो चीनी मिलेगी आपको। आपके भाई को 5 किलो चीनी कितने की मिलेगी? कितने रुपए की मिलेगी? तो आपने और आपके भाई ने जो सामान खरीदा उसके सीपी का रेशियो क्या होगा? ये होगा। जब मैं रेशियो लूंगा, यहाँ पर जब मैं अनुपात लूंगा तो 40 तो कट ही जाएगा ना, क्या आएगा? 7:5। यानी कि अगर हर वस्तु का लागत मूल्य समान है तो जो वस्तु की संख्या का रेशियो होगा वही सीपी यानी क्रिया मूल्य का रेशियो होगा। ये लॉजिक है, समझ में आया? तो एक आदमी ने बहुत सारी वस्तु खरीदी, हर वस्तु का लागत मूल्य सीपी सेम है, तो उसने वस्तुओं को जिस रेशियो में डिवाइड करा है वही सीपी का भी अनुपात निकल आएगा। अब यहाँ मुझे वस्तु का 2/3 भी करना है और रिमेनिंग सामान का 1/5 भी करना है। 3 भी करना है, रिमेनिंग का 1/5, रिमेनिंग शब्द आ रहा है रिमेनिंग, तो 3 और 5 का मल्टीपल यानी कि 15। तो मैंने मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 15 वस्तु खरीदी, एक आदमी ने टोटल 15 वस्तु खरीदी। अब 15 का 2/3 कितना होता है? 10। 15 का 2/3 कितना होता है मेरे दोस्तों? 10। 10 वस्तुएं बेची 26% के लाभ पर, 10 वस्तुओं को बेचा 26% के लाभ पर, बची कितनी? 15 में से 10 बेच दी, 15 में से 10 बेच दी, बची 5। 5 वस्तुओं का 20%, 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है? 1। एक वस्तु बेची 40% के लाभ पर, अब बची कितनी? रिमेनिंग वस्तु को 25% के लॉस पर बेचा, रिमेनिंग को 25% के लॉस पर बेचा। 15 में से 10 और 1 11 वस्तु बिक गई, बची 4। टोटल जोड़ के 15 आना चाहिए, 10 से 11 4 15, बची 4 वस्तुओं को 25% के लॉस पर बेचा गया है। अभी तो साफ-साफ दिखाई दिया मेरे दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? तो सबसे पहले ऐसे सवाल में वस्तु की संख्या का रेशियो निकालो, ठीक है ना? बची 4 वस्तुओं को बेचा गया 25% के लॉस पर। बोला ओवरऑल ट्रांजैक्शन यानी कि पूरे लेनदेन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पूरे लेनदेन में निकाल सकते हैं। डाटा बहुत आसान है, हम वेटेड एवरेज से कर लेंगे, ठीक है ना? अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का 26% 260, 260 प्लस 40 300, 300 माइनस 100 200%, 200% का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने रुपए के सामान पर? 10 से 11 4 15, 15 के सामान पर 15, 5 से जाएगा 40/3, 40/3 का मतलब 13:1/3%, 13:1/3% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर है, तीसरा ऑप्शन। जरूरत नहीं है अभी। मुझे बस देखो, सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ो। रेशमा अपने 2/3 माल को 26% लाभ पर, बचे माल का 20% यानी कि 1/5 भाग को 40% लाभ पर और बचे माल को 25% लॉस पर बेचती है। तो मुझे ऐसा नंबर निकालना होगा जिसका 2/3 भी आसानी से किया जा सके, 1/5 भी आसानी से किया जा सके। तो 3 और 5 का मल्टीपल, 3 गुणा 5 15, तो 15 मैंने टोटल वस्तु को माना, क्योंकि माना प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। जब भी हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं तो जो भी बेस वैल्यू होती है हम उसका रेशियो अनुपात ले लेते हैं। प्रॉफिट लॉस का बेस क्या होता है? सीपी, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का, तो सीपी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे हां जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ज्यादा बच्चे कर नहीं पाते इसको पेपर में, उनको पढ़ाई नहीं जाती, इसको समझाना आसान काम नहीं बाल को, ठीक है ना? पर मैं आपको समझाऊंगा, फिर बच्चों थोड़ी सी परेशानी हो चाहे। एक और सवाल, सवाल नंबर 107, ये तो सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2020 में। करो आप सोचो। आंसर व्हाट इज आईसीएआर? आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका पेपर होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बहुत सारे पेपर होते हैं ऐसे जो एसएससी नहीं करवाती, अलग से लेते हैं वो डिपार्टमेंट, जैसे कि डीडीए है ना, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए, डीएमआरसी का पेपर होता है ना, मेट्रो का, हर मेट्रो का पेपर खुद इंडिविजुअल कराती है, एसएससी थोड़ा लेती है उसका। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन, खाद्यान्न विभाग, समझ में आया कि नहीं? ये एसएससी के थ्रू टोटल 30 डिपार्टमेंट भर्ती होती है। इन 30 डिपार्टमेंट के भी अलावा और 25 डिपार्टमेंट और हैं जो अपना पेपर सेपरेट कराते हैं, भरोसा नहीं एसएससी पे। कहते हैं एसएससी के सवाल बनाते हैं, पूछेंगे, अच्छा लोग भर्ती करती है, हम लोग नहीं हमें, ठीक है जी? डीआरडीओ, डीआरडीओ जैसे हो गया, बात हो गए इनमें, ये पेपर अलग कराते हैं अपना। कम वैकेंसी निकलती है इनमें, वैकेंसी तो 3 निकलती है, कम निकलती है और अच्छी जॉब होती है इनकी, कोई ग्रेजुएशन नहीं, एलिजिबिलिटी कोई अलग से स्पेशलिटी नहीं है, अच्छी जॉब होती है ये सब। अभी दिल्ली का पेपर है, दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी, बहुत अच्छा पेपर होता है, बहुत अच्छी जॉब है। केवल एसएससी के अलावा, एसएससी के अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं। नॉलेज रखा कोई चीज बताओ। एक आदमी फूड इंस्पेक्टर की बेहतरीन जॉब है, रेस्टोरेंट पे जो छापा मारते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं कि आप अपने ग्राहकों को खाना खिला रहे हैं, रेस्टोरेंट का लाइसेंस देते हैं। अब दिन 5 रेस्टोरेंट छापा मार दिया, उसका काम हो गया। एसएससी का किसी जॉब नहीं है। चलिए अगला सवाल, एक आदमी सामान लागत मूल्य पर 120 खिलौने खरीदता है, एक आदमी सेम सीपी वाले 120 खरीदता है, 45% खिलौनों को 40% के लाभ पर बेचता है, बाकी खिलौनों को रिमेनिंग का 1/3 20% लाभ पर बेचता है और बाकी खिलौनों को, शेष खिलौनों को 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लॉस पर बेचता है, 14 खिलौनों के बराबर लॉस पर बेचता है। आपसे पूछा पूरे लेनदेन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज याद करो, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में बताइए। से मान लेंगे मानव, ठीक है भाई साहब? तो भैया मुझे यहां से निकालना पड़ेगा खिलौनों का, खिलौने ढंग से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। एक आदमी ने 120 खिलौने खरीदे, यहाँ पे 14 खिलौने के लागत मूल्य एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग खिलौनों को 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर लॉस पर बेचता है, एक लाइन बड़ी डील जैसे। एक आदमी 120 खिलौने खरीदे और 45% खिलौने, 120 का 45% कितना होता है? 45% होता है 9/20 यानी कि 54, 120 का 45% होता है 9/20 54 खिलौने, 54 खिलौनों को बेचा है 40% के लाभ पर 54 खिलौनों को, तो बचे कितने? 120 में से 54 खिलौने बिक गए, तो बचे कितने? 120 में से 54 घटाओ, बचे कितने? 66, बचे 66। अब बचे हुए
खिलौनों का शेष खिलौनों का एक तिहाई, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। सवाल में शेष खिलौनों के 1/3 को 20% के लाभ पर बेचता है। 120 का 45% होता है, 54 खिलौने बेचे 40% के लाभ पर, फिर बचा कितने? 120 से 54 बेचे 66। 66 खिलौनों का एक तिहाई यानी कि 1/3 22 खिलौने, 22 खिलौने बेचे हैं 20% लाभ पर, 22 खिलौनों को बेचा है 20% के लाभ पर। अब बचे खिलौने कितने? रिमेनिंग खिलौनों को 14 खिलौनों के सीपी के बराबर लॉस पर बेचा। तो भैया 54 + 22 कितना हो गया? 54 + 22 हो गया 76, 54 + 22 तो 76 हो गया ना, 4 2 6 5 2 7, 120 में से 76 बिक गए तो बचे कितने? माइनस कर देंगे, 120 में से 76 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 44, 44 बचेगा, 44 आप बोलोगे आंसर 44 बचेगा, ठीक है ना। 9 बटे 20 54 हो गया, फिर बचे 66, 66 का 22, फिर बचा मेरे दोस्तों 44, 44 बचा। 44 खिलौनों को 14 खिलौनों के सीपी के बराबर लॉस पर बेचा है। तो आपसे पूछा पूरे लेनदेन में कितने परसेंट का लाभ हुआ? 44 खिलौनों पे 14 खिलौनों के बराबर लॉस हुआ, 44 खिलौनों पे 14 खिलौनों के बराबर लॉस हुआ, 14 खिलौनों के बराबर क्या आप नहीं निकाल सकते? यानी कि 44 खिलौनों पे 14 खिलौनों के बराबर लॉस हुआ है और परसेंटेज में कितना? इनटू 100% कितने का लॉस है? 44 खिलौनों पे 44 खिलौनों पे 14 खिलौनों के सीपी के बराबर लॉस हुआ। तो एक खिलौना 1 रुपए का 44 खिलौने 44 खिलौनों पे 44 रुपए 14 रुपए का नुकसान हुआ, परसेंटेज में 100%। पूछा पूरे लेनदेन में कितने का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते? निकाल सकते भाई, चाहे तो आप यहां से रेशियो की जरूरत नहीं है। 54 कितना आ गया? 2160, 54 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2160, 22 20 कितना आ जाएगा? 440, कितना आ जाएगा? इसके आप माइनस 1400, तो टोटल कितना बना? 2100 400 2500 2600 2600 माइनस 1400 1200%। तो 1200% का मेरे दोस्तों प्रॉफिट है कितने के समान पर? टोटल समान 120 है, 120 के समान पर बटे 120 तो ओवरऑल आ गया 10%। यानी कुल मिलाकर आपको 10% का लाभ हुआ। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 10% बात समाप्त। इसके आंसर रेशियो नहीं कर सकते बेटा, ये तो लास्ट में दिया है एग्जैक्ट वैल्यू दी है कि बाकी खिलौनों को 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लॉस पर बेचा है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि बाकी खिलौने हैं कितने। यहां रेशियो नहीं ले सकते, पिछले सवाल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। समझ में आया होगा कि थोड़ा सा खतरनाक सवाल था, आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को पूरी ताकत से पढ़ो, पूरी ताकत से समझने की कोशिश करो। अगला टाइप आपके सामने, मतलब टाइप तो सेम ही है और उसमें एक लाइन और बढ़ी, सवाल नंबर 108। क्वेश्चन आपके सामने 2020 के प्री के पेपर में है सीजीएल में। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला। सुनो, एक तिहाई सामान को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यह सामान बस में एक तिहाई सामान को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। एक तिहाई मतलब 1/3। आपके पास जितना भी सामान है उसका एक तिहाई 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 25% सामान 25% मतलब 1/4, 1/4 सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी सामान को 20% के लॉस पर बेचा जाता है। बाकी सामान को 20% के लॉस पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेनदेन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 138.5 रुपए का लाभ पूरे ट्रांजैक्शन में, तो उस सामान का लागत मूल्य यानी कि क्रिया मूल्य क्या है? इस सवाल में आपको क्या दिया है? पूरे लेनदेन में यानी कि सारे सामान को बेचने से आपको 138.5 रुपए का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा सामान का मूल्य यानी कि सामान का सीपी मूल्य क्या है? अगर आप ये पता लगा लो कि पूरे सामान को बेचने से आपको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ तो सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? पिछले सवाल की तरह या रिमेनिंग शब्द तो लगानी है, जब रिमेनिंग शब्द नहीं होता तो ऐसे लेते हैं। एक तिहाई सामान को 15% लाभ पर बेचा गया, एक चौथाई सामान को 20% लाभ पर बेचा गया, तो 3 और 4 दोनों से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम है 12। तो मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास 12 वस्तुएं हैं, 12। मैं क्यों मानता हूं कैलकुलेशन को कम करने के लिए, ऐसा नंबर जिसका बटे 3 भी आसानी से किया जा सके, बटे 4। तो 12 का एक तिहाई कितना होता है? 4, 12 का 1/3 होता है 4, 4 वस्तुओं को बेचा गया 15% के लाभ पर, 25% सामान, 12 का 25%, 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है? 3, 3 वस्तुओं को बेचा गया 20% के लाभ पर, 20% प्रॉफिट। बची वस्तु कितनी है? 12 में से 4 3 7 कितनी? 4 3 7 बची 5 12, 4 3 7 5 12, बची 5 वस्तुओं को बेचा गया 20% के लॉस पर, 20% के लॉस पर। तो आप मुझे बताओ पूरे लेनदेन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? जवाब दो। देखिए 4 का 15 60% प्लस 60 120, 120 माइनस 100, 120 माइनस 20%, 20% का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों कितने के समान पर? 12, 4 3 7 5 12 के समान पर, 12। किससे कट जाएगा मेरे दोस्तों? ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 5 20 4 12 5/3%। तो पूरे लेनदेन में सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको 5/3% का प्रॉफिट मैंने निकाला एक ही सेकंड में। जबकि पूरे लेनदेन में आपको लाभ कितना हुआ है? पूरे लेनदेन में आपको 138.5 रुपए का लाभ हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 5/3% की वैल्यू है, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चला जाएगा। ये 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चला जाएगा, 138.5 रुपए। ये 5% की वैल्यू आ गई। आपसे सामान का लागत मूल्य को लागत मूल्य का 100%, 100% की वैल्यू निकालनी तो 20 गुना कर दो, 20 गुना कर दो। आप बोलोगे हां जी सर ये 0 से कट जाएगा। तो 1385 का 6 गुना, 1385 का 6 गुना क्या आएगा? 7800 और 510, 8310 रुपए। तो 8310 रुपए सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी एकदम सही है, 8310 रुपए। समझे? तो देखो पिछले सवालों में और इस सवाल में क्या फर्क है? पिछले सवाल में केवल आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया कि बताओ ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। यहां आपको पूछा गया कि टोटल सामान का लागत मूल्य क्या है। तो एक सामान को, जब एक सामान आपको सामान खरीद के लाए, आप दिवाली की आपने दुकान लगाई, दिवाली मोमबत्ती की, किसी ग्राहक को मोमबत्ती 5 रुपए की बेचते हो, किसी को 7 रुपए की बेचते हो, किसी को 8 रुपए की बेचते हो, हर ग्राहक के हिसाब से अलग दाम पे बेचा जाता है, हर ग्राहक से अलग मुनाफा होता है, ठीक है ना। तो आपने सामान के कुछ टुकड़े करे हैं, उन पे अलग प्रॉफिट हुआ है आपको, तो आपने निकाला मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, और ओवरऑल प्रॉफिट रुपए में दिया हुआ है, बराबर कर देंगे, यहां से 100% की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ, कुछ है नहीं इस सवाल में, मुझे लगता है कि आप कर लोगे। अब इसी का एक एडवांस वर्जन और मैं सारे टाइप करवा रहा हूं जितने आज तक प्रीवियस में आए, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। एक सवाल और मेरे प्यारे, सवाल नंबर 1 सुनो, जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है फटाफट करिए सब लोग, बताओ। ये सीआरपीएफ और के पेपर में आया था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया था 2022 में। 30 से क्वेश्चन अभी जो है टाइप हो चुके हैं, 30 का पेपर हो चुका है, शीट में अपडेट नहीं किया मैंने, समय नहीं मिल पा रहा है, दिवाली की सफाई करनी पड़ रही है आजकल, कर दूंगा वो मैं अपडेट, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर पढ़ो। एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 50 कोट 16% के लाभ पर बेचता है, बाकी कोट 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी कोटों को 12% के एक समान लाभ पर बेचे, सभी कोटों को 12% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे 1520 रुपए कम मिलेंगे, 1520 रुपए। आपसे पूछा प्रत्येक कोट का लागत मूल्य क्या है, प्रत्येक कोट का सीपी क्या है, जवाब दो मेरे दोस्तों, कौन करेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। एक यहां मैं लिख रहा हूं कोट, बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है वैसे सवाल में, कोट। एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, तो आदमी का पैसा खर्च हुआ 120 कोट खरीदने हुआ है। 120 कोट खरीदने के बाद उसने 50 कोट बेचे हैं, 50 कोट बेचे 16% के लाभ पर, तो बाकी कोट कितने बचे? बाकी कितने? 120 खरीदे थे, 120 में से 50 कितने बचे? 70, 70 कोट बेचे हैं 20% के लाभ पर। तो आप मुझे बताओ उसको टोटल कितना लाभ हुआ, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? इसका रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, 50 70 रेशियो 5 रेशियो 7। आप मुझे बताओ टोटल कितना प्रॉफिट होगा आदमी को। तो डाटा बहुत आसान है, बेटे बेटे से आप होगा 16 5 80 और 20 7 140, 80 + 140 हो गया 220%। 220% का कितने पर? 5 7 12 के समान पर, बटे 12, 4 से चला जाएगा 55/3%। तो 55/3% का आदमी को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, आदमी को सारे कोटों को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 55/3% का। अब सवाल इसके आगे से है, यदि वह सभी कोटों को 12% के एक समान लाभ पर बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते। एक बात बताओ, अगर आदमी इस तरीके से बेचता है 50 कोट 16% प्रॉफिट पे, बाकी 20% प्रॉफिट, तो आदमी को लाभ होगा सारे कोटों पे 55/3%। अगर आदमी सभी कोटों को, सारे के सारे कोट 12% के लाभ पर बेच दे, अगर आदमी सारे ही कोट को 12% के एक समान प्रॉफिट बेचे, हर कोट पे 12% का प्रॉफिट कमा के बेचेगा, तो आदमी को 1520 रुपए कम मिलेंगे। पहले तो प्रॉफिट होगा 55/3%, हर कोट को अगर आदमी 12% का प्रॉफिट बेचेगा तो आदमी को कितना कम प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे। अब 55 में से 12 या 36 घटाएंगे, कितना आएगा? 19/3, 55 में से 36 घटाएंगे 19/3%, तो आदमी को 19/3% का प्रॉफिट कम होगा। पहले प्रॉफिट होगा 55/3%, हर कोट को 12% का प्रॉफिट बेचेगा तो कितना कम प्रॉफिट होगा, माइनस करो 19/3%, आदमी को कितना कम मिलेगा? 1520 रुपए। तो इसकी वैल्यू 1520 रुपए, बताओ कितने गुना है? 19 8 52, यानी 1% की वैल्यू आ गई 240 रुपए, 3 बचा जाएगा 240, तो 100% की वैल्यू आ गई 24000, यानी कि ये 100% सभी कोटों का, सारे के सारे कोटों का क्रिया मूल्य आ गया, सभी कोटों का सीपी आ गया। सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा प्रत्येक कोट का लागत मूल्य बताओ। आपने एक्चुअल में 120 कोट खरीदे थे, 120 कोटों का लागत मूल्य है, एक कोट का सीपी, एक कोट कितने रुपए का होगा? 120 से भाग कर देंगे, 120 से भाग करके कितना है? 200 रुपए का। तो प्रत्येक कोट का लागत मूल्य 200 रुपए है, बिल्कुल बिल्कुल रद्दी कोट है, 200 रुपए का कोट है, 200 रुपए का। समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी है इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या है, उसको बराबर कर देना, परसेंटेज में वैल्यू बराबर एग्जैक्ट वैल्यू, खत्म सवाल। ये टाइप आजकल काफी फेमस हुआ है,
ठीक है ना, काफी तो फिर भी आता है पेपर्स में। मैं आपसे जैसे एक सवाल पूछूंगा दोस्तों, देखते कितने वाले इसको कर पाएंगे। सवाल नंबर है 110 बनाओ। एक और सवाल, ये लेटेस्ट सवाल है 2030 के पेपर का जवाब देंगे तो इस सवाल का आंसर है, चलो करेंगे, करो। हाँ, ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, जरूरत नहीं करनी, ये बेस्ट तरीका है, करो। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। 11,250 रुपए जॉब ऑप्शन, सब बच्चों का आंसर है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। बच्चों यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से, कम से कम है। एक सवाल मैंने ऐसा करवाया था, दूसरा सवाल खुद से कर लोगे, हर बच्चे का आंसर आएगा, डी ऑप्शन बहुत सही। जैसा सवाल एक सुना था बिल्कुल वैसा ही 110 है, बस इसका डाटा चेंज था, फोर्थ ऑप्शन खुद से ट्राई करना था, एक मैंने करवाया। हर चीज मेरे भरोसे पे मत रहिए भैया, अपने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना सीखिए। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने बच्चों दो क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा जी। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 200% मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इज 20% लेस देन दैट ऑफ एन अलमारी। तो बच्चों ये है टेबल, ये है चेयर और ये है अलमारी, और ये है मेरे दोस्तों कॉस्ट। क्लियर मिले, सवाल को ढंग से समझिएगा। बोला है एक मेज की कीमत कुर्सी से 200% ज्यादा है और कुर्सी की कीमत अलमारी से 20% कम है। कुर्सी की कीमत 20% की 1/5। पहले देखेंगे कुर्सी की कीमत अलमारी से 20% कम है, यानी अलमारी की कीमत 5 है, यानी मेरे दोस्तों अलमारी की कीमत 5 है तो कुर्सी की कीमत कितनी है मेरे दोस्तों, 1 कम है। अलमारी की कीमत 5 है अगर तो कुर्सी की कीमत है 4। ये बात आई समझ में आप बोलूंगा सर। अब यहाँ पे टेबल का जो प्राइस है कुर्सी से 200% ज्यादा, चेयर का प्राइस है 4, 4 से 200% ज्यादा कितना होता है, 4 से 200% होता है यानी कि 12, तो टेबल का प्राइस है 12। तो एक टेबल, एक चेयर और एक अलमारी के प्राइस का रेशियो आ गया। सवाल में आगे कहा जाता है इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड ईच चेयर इज डिक्रीज बाय 25%, हर टेबल और हर चेयर का प्राइस 25% कम किया जाता है। टेबल का प्राइस 25% कम किया जाता है, चेयर का प्राइस भी 25% कम किया जाता है, एंड दैट कॉस्ट ऑफ अलमारी इंक्रीज बाय 25%, और अलमारी का जो प्राइस है वो 25% बढ़ाया जाता है। अलमारी की कीमत 25% बढ़ाई जाती है, अलमारी की कीमत, ठीक है भाई। तो 4 मेज 5 कुर्सी और 8 अलमारी की लागत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। बहुत ही बेसिक सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। टेबल का प्राइस 25% कम किया जाता है, चेयर का 25% कम किया जाता है, अलमारी का प्राइस 25% बढ़ाया जाता है। तो 4 मेज 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस में कितना चेंज आएगा भाई? ये तो एक टेबल, एक चेयर, एक अलमारी के प्राइस का रेशियो है। हमको चाहिए 4 टेबल, तो 4 टेबल कितने की होंगी मल्टीप्लाई बाय 4, 5 चेयर, 5 चेयर कितने की होंगी मल्टीप्लाई बाय 5, 8 अलमारी कितनी की होंगी मल्टीप्लाई बाय 8। आएगा, आप बोलोगे हाँ सही आएगा। अब इससे डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों, सारा जो रेशियो 4 से डिवाइड होगा, 4 से काट लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। बस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 12 रेशियो 5 रेशियो 10 आ गया। आपसे पूछा कितने परसेंट की वृद्धि आई होगी, सिंपल सा सवाल होगा आपके लिए भैया। 12 का 25% और ये 5 -5 का 25% और ये हो गया प्लस 10 का 25%, तो 12 5 17 माइनस 17 का 25% प्लस 10 का 25%, तो आ गया -7 का 25% यानी डिक्रीज होगा। हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। -12 और -5, -17 का 25% प्लस 10 का 25%, तो -7 का 25% आ जाएगा, बोलोगे आंसर -7 का 25% हो जाएगा। कितने के समान पर 12 5 17 10 27 के समान पर 27 आप बोलोगे आंसर। तो 25 7 होता है 175, 175 को अगर 27 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जवाब दो। ये जाएगा 27 छिक्का 162, 27 162 है और 27 5 135 यानी एप्रोक्स 6.5%, 6.5% का डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन सवाल का आंसर है, एप्रोक्स 6.5% डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जबरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल वेटेड एवरेज से बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों। एक सवाल और कराऊंगा मैं आपको इसी टाइप का अपने सामने, ये बताइएगा। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 112, ठीक है जी, करके बताओ जरा सवाल को। द कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज 225% मोर देन कॉस्ट ऑफ टेबल, और ये है सोफा सेट और ये है टेबल। सवाल में आपसे बोला है, मैं सीख लेता हूं, क्लियर मिले, सोफा सेट की जो कीमत है वो टेबल से 225% ज्यादा है। सोफा सेट की कीमत 34% कम की जाती है, टेबल का प्राइस 25% बढ़ाया जाता है, तो 2 सोफा सेट और 3 टेबल के प्राइस में प्रारंभिक लागत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कर पाएंगे? सोफा सेट का प्राइस टेबल से 225% ज्यादा हो सकता है, सोफा सेट टेबल की जगह कार और बाइक कर दे, आपके टेबल में कार बाइक कर दे, साइकिल मोटरसाइकिल कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो सोफा सेट का प्राइस टेबल से 225% ज्यादा है, 225% की मिल क्या है 25%, 1/4, 225% 9/4, 9/4। सोफा सेट का प्राइस टेबल से 9/4 ज्यादा है, टेबल का 4 रुपए है तो सोफा सेट 9 ज्यादा 13 रुपए का है। टेबल का 4 रुपए है तो सोफा सेट 9 रुपए ज्यादा 13 का है, क्लियर है। सोफा सेट की कीमत 34% कम हो जाती है, सोफा सेट का प्राइस 34% कम हो जाता है, टेबल की कीमत 25% बढ़ जाती है, टेबल की कीमत बच्चों 25% बढ़ जाती है। सवाल पूछा 2 सोफा सेट और 3 टेबल की लागत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 2 सोफा सेट कितने रुपए की होंगी मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टेबल कितने रुपए की होंगी मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 सोफा सेट और 3 टेबल के प्राइस में कितना चेंज आएगा आपसे पूछा गया, निकाल सकते हैं। देखो ये ऑलरेडी 2 से कट है ना, ये 2 से कट जाएगा 13 बार और 2 से 4 की बार 2 से बाहर कट जाएगा 6 बार, ये आ गया, ठीक है ना। डाटा बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं है तो हम वेटेड एवरेज कर लेंगे। भाई 13 रुपए का 34% सोफा सेट का प्राइस है, 13 का 34% कितना होता है 390 और 52, 442 माइनस 442%, बोलो 6 गुना 25 150, अब 6 रुपए का 25% बढ़ाएगा 150 कितना आएगा, 442 में से 142 घटाएंगे 300 घटाएंगे 292, तो माइनस का 292% आ जाएगा, माइनस का 292% आएगा भाई। 13 रुपए का 34% घटेगा, 6 रुपए का 25% टोटल 292% डिक्रीज, कितने के समान पर 19 पर, 13 19 19। पहला आंसर माइनस आया है मेरे प्यारे भाई, तो इंक्रीज तो नहीं होगा डिक्रीज होगा। अब दो ऑप्शन बचे आपके सामने, 19 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का 19 50 10, 19 5 95 तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, तो 15.4% का डिक्रीज होगा, 15.4% का डिक्रीज होगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है रोहित जी। बताओ इस टाइप का सवाल मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए, दो आर्टिकल वाला भी 3 आर्टिकल वाला भी, हर लैंग्वेज को कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ज्यादा बार पूछे उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज को आप डेरिवेशन या वेटेड एवरेज से सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन वेटेड एवरेज। अगला जो है अगली लैंग्वेज का क्या उत्तर है इसका, सवाल आपके सामने 113 है, अच्छा जी 113 नंबर सवाल करके बताओ, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, लगभग 113 नंबर ऐसा ही, थोड़ा सा चेंज है। एक आदमी सेब केला संतरे क्रम से 20 25 और 30% लाभ पर बेचता है। एक आदमी एप्पल बनाना और ऑरेंज, एप्पल बनाना और ऑरेंज बेचता है, एक आदमी 20 25 20% 25% और 30% के लाभ पर, 20 25 30% के लाभ पर। यदि फलों के क्रिया मूल्य का अनुपात 2 3 5 है, तीनों फलों के सीपी का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5, इसका मतलब क्या है, एक सेब 2 रुपए का है, एक केला 3 रुपए का है, एक संतरा 5 रुपए का है, और फल 5 अनुपात 4 अनुपात 2 के अनुपात में बेचे जाते हैं, फल इस रेशियो में बेचे जाते हैं। तो आपसे पूछा कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि एप्पल, देखो पहले तो फल खरीदे जाते हैं, खरीदने के बाद बेचे जाते हैं। अब एक एप्पल, एक बनाना और एक ऑरेंज के सीपी का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, एक नहीं खरीदे गए, फल जो खरीद कर बेचे गए हैं उनकी क्वांटिटी का रेशियो 5 4 2 है, यानी कि एप्पल 5 खरीद के बेचे गए, बनाना 4 और ऑरेंज 2 बेचे गए, टोटल क्या आ जाएगा, एक एप्पल 2 रुपए का 5 एप्पल कितने होंगे,
एक बनाना 3 का है तो 4 बनाने के लिए होंगे। एक ऑरेंज 5 रुपए का है मेरे दोस्तों 5 रुपए का, तो 2 ऑरेंज कितने को मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। खुद ही सोचो कि बाजार में एक केला 5 रुपए का है, एक केला 5 रुपए का है, तो एक दर्जन कितने मिलेंगे 60 रुपए के 5 बार से गुणा करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा यहाँ से रेशियो लेंगे, किससे चला जाएगा 2 से 5 रेशियो 6 रेशियो 5, 2 5 10 है 5 रेशियो 4 3 6 और रेशियो कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। आप बोलोगे यहाँ सर बिल्कुल सही आ जाएगा सीपी का रेशियो। आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, निकाल सकते हैं। पिछले सवाल कितना हो गया, 5 का 20% प्रॉफिट है 100, 25 का 150 100 150 250 और 150 400%, तो 400% का प्रॉफिट हो भैया जी कितने रुपए के समान पर, तो आप कहोगे सर 5 5 10 6 16 के समान पर, तो 400 बटे 16 हो गया 25%, तो ओवरऑल आपको सारे सामान में 25% का लाभ हुआ। डी ऑप्शन आंसर है। फ्री का सवाल है, फ्री का 30 नहीं है 25% आंसर है। 30 तो कभी नहीं आ सकता, ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आती है। सबसे कम प्रॉफिट किसको हुआ, सेव ऊपर 20%, सबसे ज्यादा हुआ संतरों पर 30%, तो आंसर जो भी आना था वो 20% और 30% के बीच में आना था। 30 तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता था, 18 सवाल का कभी आंसर नहीं आ सकता था, 20 में आंसर कभी नहीं आ सकता था, तो ऑप्शन सी होगा। मैंने देखा नहीं। यार सुनो मेरे दोस्तों, एक बार बहुत सारे फल खरीद के ला दो, सबसे कम प्रॉफिट हुआ सेव ऊपर 20%, केलों पर 25%, संतरों पर सबसे ज्यादा हुआ 30%, तो सबसे कम 20% है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट संतरों पर 30%। सारे फलों को बेचने से जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा सारे सामान को बेचने से, उसका आंसर 20 और 30 के बीच में कहीं आना चाहिए। 20% से छोटा नहीं आ सकता, 30% के बराबर नहीं आ सकता, 20 नहीं आ सकता, 20 और 30 के बीच में एक नंबर 25 आंसर ही होगा। बात समाप्त। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल को, केवल ऑप्शन से उड़ा सकते थे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 114 है उल्टा। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों आपका रिवर्स डेरिवेशन। अगला टाइप बहुत ही फेमस है, 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बनाएंगे बच्चों। क्या करेंगे सवाल का 4 क्वेश्चन कराएंगे, बताइए। सवाल 2018 के मेंस के पेपर में पूछा गया है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। सवाल का आंसर है, सुनो। एक आदमी ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, 20% हिस्सा 25% के लॉस पर बेचा गया। 20% का मतलब 1/5, 1/5 हिस्सा 25% के लॉस पर बेचा गया। पूरे लेनदेन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में सारे गेहूं पे 25% लाभ कमाने के लिए, सारे गेहूं पर 25% लाभ हासिल करने के लिए बचे गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। इसकी सवाल में सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है। अब यहां से मैं टाइप आपको कराऊंगा 4 क्वेश्चन होंगे, रिवर्स डेरिवेशन को उल्टा सोचना है। एक आदमी ने गेहूं खरीदा मेरे प्यारे भाई, और गेहूं खरीदने के बाद उसको बेचा, 20% गेहूं बेचा है 25% के नुकसान पर, 20% मतलब 1/5। नहीं जैसे आदमी ने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा, आदमी टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा, तो 5 का 20% होता है 1 किलो गेहूं बेचा है 25% के लॉस पर, तो बचा कितना मेरे दोस्तों 4, 5 किलो गेहूं आदमी ने खरीदा, तो 5 में से 1 किलो बेचा है 25% के नुकसान पर, बाकी बचा कितना, 4 5 में से घटाएंगे 4। बोला है 4 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए कि ओवरऑल पूरे लेनदेन में हमको 25% का लाभ हो, पूरे लेनदेन में हमको 25% का लाभ हो मेरे दोस्तों, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 25% का प्रॉफिट हो, होल ट्रांजैक्शन में। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला वेटेड एवरेज, दूसरा रिवर्स डेरिवेशन। देखो मेरे प्यारे भाई, ये ना सवाल है कि एक आदमी ने टोटल से 5 किलो गेहूं खरीदा, तो 5 का 20%, 1 किलो गेहूं बेचा 25% नुकसान पर, बाकी 4 को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे जिससे कि सारे सामान पर 25% का लाभ हो। पहला वेटेड एवरेज वाला तरीका। टोटल गेहूं कितने खरीदा आदमी ने, 1 और 4 5 किलो, टोटल गेहूं कितने खरीदा आदमी ने, 1 किलो 4 किलो 5 किलो, 5 किलो गेहूं पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 5 का 25% कितना होगा 125, 125%। आप बोलोगे आंसर टोटल 125% का लाभ आना चाहिए टोटल। यहाँ 1 किलो गेहूं पे 25% का लॉस हुआ, 1 किलो गेहूं पे 25% का लॉस हुआ मेरे दोस्तों, 1 किलो गेहूं पे टोटल कितना आना चाहिए 125, ये है माइनस का 25, एक का माइनस 25 का होता है, माइनस 25%, ये माइनस 25 है टोटल, प्लस 125 होना चाहिए। यहाँ कितना होगा, 150% का प्रॉफिट होना चाहिए, 150% का, तो 150 और ये माइनस का 25 कितना आ जाएगा, प्लस 125 आ जाएगा। अगर 125% का प्रॉफिट है ओवरऑल, यहाँ माइनस 25 का परसेंट का लॉस है, कितना होना चाहिए 150 माइनस 25 आगे कितना 125, तो 150% का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे प्यारे। कितने के समान पर मेरे प्यारे दोस्तों, 4 के समान पर, 4, तो 150 बटे 4 कितना आ जाएगा भाई साहब 37%, तो बचे गेहूं को 37% के लाभ पर बेचना चाहिए। सी ऑप्शन में सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल को करने का पहला तरीका हो गया मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज से। दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो सुनो। ओवरऑल पूरे लेनदेन में सारे गेहूं को बेचने से 25% का लाभ होना चाहिए, 25% पे बैलेंस करना कहानी को। देखो 25% का प्रॉफिट कब होगा, 25% का प्रॉफिट कब होगा आदमी को, जब यहाँ भी 25% प्रॉफिट हो, 1 किलो पर भी और 4 किलो पर भी 25% प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल 25% होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए था, यहाँ भी 25% ही प्रॉफिट होना चाहिए था, तो ओवरऑल भी आपको 25% ही प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ हुआ 25% लॉस। ओवरऑल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, हुआ 25% लॉस। 25% लॉस कितना कम है 50%, 25% प्रॉफिट होना चाहिए था, हुआ 25% लॉस कितना कम 50%, 25 से माइनस 25 कितना कम है 50%, तो 1 रुपए का 50% कम है। बैलेंस करने के लिए 50% एक्स्ट्रा कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने समान पर, 4 किलो गेहूं पर, 4 किलो के समान पर 4, 50 बटे 4 12.5, 25 में 12.5 जोड़ेंगे तो 37%। ये सवाल का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये दूसरा तरीका होगा रिवर्स डेरिवेशन। ठीक है जी, आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा तो आसानी से कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी से 115 नंबर क्वेश्चन देखना, बड़ा मजा आएगा आपको सवाल करके, बहुत मजा आएगा। करके बताओ इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस। 35% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा गया, बची वस्तु को 1% के लॉस पर बेचा गया। अगर कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ है तो इसका मान होगा अप्रॉक्सिमेट 35% वस्तु को, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। जैसे मैंने मान ली टोटल वस्तु 20 है, मैंने मान ली टोटल 20 वस्तुएं हैं, तो 20 में से 20 का 35% होता है 7, 7 वस्तुओं को बेचा गया 65% के प्रॉफिट पर, 7 वस्तुओं को 65% के प्रॉफिट में बेचा गया। बची कितनी, 13, 20 में 7 घटाएंगे बची 13, 13 वस्तुओं को मेरे प्यारे साहब बोला गया कि 13 वस्तुओं को x% के लॉस पर बेचा गया, 13 वस्तुओं को कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया, अगर ओवरऑल 12% का लॉस हो, कुल मिलाकर 12% की हानि हो, तो बची वस्तुओं को कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया है, ये आपसे पूछा है, इसका मान। ये सवाल आप बोलोगे अगर ओवरऑल 12% का लॉस है तो यहाँ भी 12% लॉस होना चाहिए, यहाँ भी 12% लॉस होना चाहिए। अगर ओवरऑल 12% का लॉस है तो यहाँ भी 12% लॉस होना चाहिए, 12% होना चाहिए, लेकिन यहाँ हुआ 65% प्रॉफिट, माइनस 12 से कितना ज्यादा है, हम कंपेयर करते हैं ओवरऑल से, ओवरऑल 12% लॉस होना चाहिए, ओवरऑल कितने परसेंट लॉस होना चाहिए, 12% लॉस होगा नेगेटिव, माइनस 12 से कितना ज्यादा है, माइनस 12 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 77 ज्यादा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ 7 रुपए का 77%, 7 रुपए का 77% प्रॉफिट, 7 रुपए का 77% कितना होता है 490 और 539, 539% कम करवा देंगे। 7 रुपए का 77% कितना होता है 539 ज्यादा, 539% कम करवा देंगे। कितने रुपए के समान पर मेरे दोस्तों, 13 रुपए के समान पर 13 आप बोलोगे आंसर, 13 से जाएगा 13 52, बचेगा 1 13 कम 13 और 6 जीरो लगभग 13 चौका 52 चला जाएगा, तो 12 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 53.4% के आसपास, 53.4% के आसपास बी ऑप्शन है और इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो है ना, बहुत ही मजेदार सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही मजेदार सवाल और पेपर में भर भर के आता है। एक और सवाल ऐसा ही जल्दी से करेंगे, सवाल नंबर 116 को कल करते हैं। चलो आज मैं छोटे स्टूडेंट्स, बाकी हम कल डेविएशन अच्छे से पढ़ ले, बहुत काम आता है। ठीक है भाई, चलिए बाय।